ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜੋੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਖੀਰਤ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, बाकी हिंदी च बोल सकते हो। यूं भी मासी के घर कोई भी गलती माफ हो जाती है। इस उम्मीद में मैं अपनी बाकी बात को हिंदी में रखूंगा और मैं उस सवाल पे कहना चाहता हूं जो राजनीति का सबसे गहरा सवाल है। सबसे गहरी राजनीति इलेक्शन की नहीं होती, हालांकि मैंने बहुत साल उस पर पढ़ाई लिखाई की है। सबसे गहरी राजनीति कौन कुर्सी पे बैठता है कौन नहीं बैठता है वो नहीं होती है। सबसे गहरी राजनीति शब्दों की होती है। सबसे गहरी राजनीति भाषा की होती है, क्योंकि हम भाषा से नहीं सोचते, भाषा के जरिए नहीं सोचते, हम भाषा में सोचते हैं। भाषा कोई चश्मा नहीं है जिसको लगा लिया और उतार लिया, वो आंख है जिसको आप उतार नहीं सकते, उसमें आप सोचते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे गहरी पॉलिटिक्स अगर कहीं होती है वो भाषा के जरिए होती है। और इस देश में जो भाषा की पॉलिटिक्स हो रही है उस पे चंद बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अपने तजुर्बे के जरिए। पंजाबी और हिंदी की अपनी कहानी के जरिए मैं आज देश में भाषा के सवाल पर चल रहे विवाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी उम्मीद है कि यह कहानी सिर्फ मेरी अपनी कहानी नहीं है, क्योंकि इस कहानी को जोड़ने वाले रेशे इस मिट्टी में बने हैं जिसे हम हिंदुस्तान कहते थे, अब भारत कहते हैं। पंजाबी से मेरा रिश्ता तब से है जब से मैंने अपनी आंख खोली। मेरा बचपन श्री गंगानगर में बीता। नक्शे के लिहाज से राजस्थान है, सरकारी तौर पे हिंदी भाषी है, लेकिन सच ये है कि उस शहर में आप उंगलियों पे गिन सकते थे उन परिवारों को जो वो भाषा बोलते थे जिसे आज हम हिंदी बोलते हैं। जो भाषा मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं उसको बोलने वाले इने गिने परिवार थे। मेरा परिवार उनमें से एक था। देहात में तो इने गिने भी नहीं थे। आधी आबादी उस शहर की पंजाबी बोलती थी और बाकी आधी बागड़ी बोलती थी। दोनों अपनी अपनी भाषा बोलते थे, लेकिन दोनों दूसरे की भाषा पूरी तरह समझते थे। मैं प्राइमरी के बाद खालसा स्कूल और खालसा कॉलेज में पढ़ा, जहां मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। पढ़ाई हिंदी मीडियम में थी, किताबें भी हिंदी में थीं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए पंजाबी का सहारा लिया जाता था। सच कहूं तो मैंने पंजाबी तो पंजाबी मीडियम में पढ़ी, इंग्लिश भी पंजाबी मीडियम में पढ़ी मैंने। वो मैयर प्लेयर ये वाली जो इंग्लिश होती है ना, वो मैंने पढ़ी थी। और असली बात यह है कि मैंने हिंदी भी पंजाबी मीडियम में पढ़ी, क्योंकि हमारे मास्टर जी सरदार कुलविंदर सिंह, वो जब वो रसखान पढ़ाते थे तो रसखान बता रहे हैं कि कृष्ण जी घुटने के बल चल रहे हैं, तो मास्टर कुलविंदर सिंह जी कहते थे कृष्ण जी रुड़ते थे। मैंने वो वाली हिंदी पढ़ी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन वाली हिंदी बोलने वाले जो चंद परिवार थे, मेरा परिवार उनमें से एक था, क्योंकि मेरी मां इलाहाबाद की थी।
चूंकि वो स्कूल और किताबों की भाषा भी थी, इसलिए अपने घर में पंजाबी और बागड़ी बोलने वाले दोस्तों के मुकाबले में मुझे स्कूल में बहुत आसानी हुई। लोग कहते थे लड़का होनहार है। होनहार कुछ नहीं था। मेरी अपनी मदर टंग और मेरी किताबों की लैंग्वेज एक थी, जो उन सब के लिए नहीं थी। उन्हें मेरी भाषा सीखनी पड़ी, मुझे उनकी भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। पिताजी के कहने पे मैंने तीसरी भाषा के रूप में 6ठी से 10वीं तक पंजाबी सीखी। पंजाबी साहित्य तो ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन गुरुमुखी सीख ली। उसकी बदौलत मैं आज आपके सामने कुछ चंद अल्फाज पढ़ पा रहा हूं। जो पढ़ा सीखा नहीं सीखा वो सब अपनी जगह है, लेकिन गंगानगर में रहने की वजह से मैंने हमेशा अपने आप को पंजाबी के आगोश में पाया। लोड़ी के गीत, शिव कुमार बटालवी की कुछ नज़में, रोज सुबह मिलिट्री धुन में गाए जाने वाले शब्द, जिनके अर्थ बड़े होने के बाद ही मैंने जाना। स्कूल में था जे लड़े दीन के हेत सूरा सो, इस तरह से गाया जाता था, पता नहीं क्यों। और वो देह शिवावर मोहे अहे, बाद में मेरे को लगा अच्छा जो लड़े दीन के हित, बहुत बड़े होके बाद में हो, क्योंकि शब्द तो अंदर थे, अर्थ नहीं था उनका कुछ भी। बाद में जाके इन शब्दों का अर्थ समझ आया और महसूस हुआ। और यही है जो संस्कृति करती है, संस्कार यही करता है, आपके अंदर जाके चुपचाप से तलहटी में बैठ जाता है और किसी दिन अचानक जाग उठता है। जैसे हमारे कई राइटर साथियों ने कहा कि कोई कहानी 30 साल से मेरे अंदर बैठी हुई थी, कोई कहानी 25 साल से थी, 5 साल से बैठी हुई थी, अचानक बाहर आ जाती है। इसी तरह से वो शब्द हमारे अंदर कहीं बैठ गए थे। जपजी साहब की कुछ पंक्तियां या अरदास, जब अपने बेटे का नाम देने का वक्त आया तो मुझे बहुत सोच के लगा सहज। और मेरी वाइफ ने कहा ये शब्द कहां से आया? मैंने कहा बचपन में जपजी साहब में पढ़ा था। यह सब कोई धार्मिकता या श्रद्धा से नहीं होता था। आप ऐसा ना सोचे कि कोई बहुत श्रद्धा होती थी। गुरुद्वारे जाने के वक्त कड़ा प्रसाद का लालची रहता था सबसे ज्यादा। लेकिन इसका असर इतना जरूर हुआ कि आज भी दुनिया में जहां भी पंजाबी सुन लो, पंजाब में, दिल्ली में, असम में, लाहौर में, लंदन में, शिकागो में या फिर रोम में, लगता है घर के नजदीक। मेरी मां को गुजरे हुए 4 साल हो गए, लेकिन मम्मी की सहेली दलबीर कौर पनमन यानी दलबीर आंटी आज भी जब मुझे पंजाबी अंदाज में बुलाती हैं, मेरा घर पे नाम सलीम है जिसका एक अलग किस्सा है, पर जब आंटी आज भी मुझे बुलाती हैं सलीम, तो मुझे लगता है मेरी मम्मी यहीं पे है। मैंने कहा ना, हिंदी मेरी माँ है तो पंजाबी मेरी मासी। बड़े होके मुझे 10 साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला। वो शहर ना तो हिंदी का था ना पंजाबी का। सच कहें तो चंडीगढ़ अंग्रेजी का शहर था। इसलिए नहीं कि हर कोई अंग्रेजी बोलता या पढ़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बंदा अंग्रेजी बोलते हुए दिखना चाहता था। हर कोई अंग्रेजी ओढ़े हुए था, हर कोई अंग्रेजी के सामने बिछा हुआ था। उस शहर में भी मुझे प्रोफेसर भूपेंद्र बराड़, प्रोफेसर ओबेरॉय, सत्यपाल गौतम, रुस्तम सिंह, तेजी ग्रोवर, सतपाल सहगल और हरजिंदर सिंह लालटू के जरिए पंजाबी और हिंदी से रिश्ता बना रहा। पिछले 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। कहने को हिंदी भाषा का शहर है, एक जमाने में उर्दू का घर होता था, लेकिन दिल्ली सत्ता की भाषा बोलती है, अंग्रेजी की नकल करती है। दिल्ली में बहुत पंजाबी हैं, लेकिन अधिकांश वो जो उसे भूलना चाहते हैं, जो अपने बच्चों से हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं। मेरी पत्नी बंगाली है, प्रवासी बंगाली। 5 पीढ़ी से उनका परिवार बंगाल छोड़ के मध्य प्रदेश में आके बस गया था, लेकिन उनके घर में बांग्ला में बात होती थी। वो आज भी हमारे बच्चों से बांग्ला में बात करती है। मुझे दिल्ली के पंजाबियों में ऐसे मां बाप दिखाई नहीं देते। इस अनुभव के आधार पे मैं कुछ बातें हिंदी के बारे में, कुछ पंजाबी के बारे में
और कुछ आज हमारे देश के बारे में कहना चाहता हूं। ज्यादा हिंदी के बारे में कहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूं उसके बारे में। शायद आपको उसमें कुछ पंजाबी की ध्वनि सुनाई दे, कुछ बात ऐसी लगे जो शायद पंजाबी पे भी लागू होती है। थोड़ी सी बात पंजाबी पे भी कहूंगा जितना मैं समझता हूं। आजकल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सच बताऊं मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस दुनिया की चौथी भाषा जीते जी अपना श्राद्ध मना रही है। हर साल हिंदी दिवस के कर्मकांड को देख के मेरा खून खौलता है। पूछना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? शायद इसलिए क्योंकि बाकी 364 दिन अंग्रेजी दिवस होते हैं। हिंदी दिवस परसते जाते हैं, हिंदी सिकुड़ती जाती है। आज इस देश में हिंदी भाषा अंग्रेजी की दासी है, अन्य भारतीय भाषाओं की सास है और अपनी ही दर्जनों बोली या उपभाषाओं की सौतेली मां बन के रह गई है। रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या आपके पंजाब में क्या होता है, ये आईलेट के विज्ञापन और कुकर मुत्ते की तरह उगते हुए इंग्लिश मीडियम के स्कूल अंग्रेजी के साम्राज्य का डंका बजाते हैं। बॉस को खुश करने के लिए ललायत कोई जूनियर, मेहमान के सामने बच्चे को पेश करते हुए मां बाप, या किसी लड़की को पटाने की कोशिश में लगा हुआ लड़का। जहां जहां अभिलाषा है वहां वहां अंग्रेजी है, जहां जहां मजबूरी है वहां वहां हिंदी है। ऐसे में राजभाषा का तमगा एक ढकोसला है। हिंदी दिवस का ढकोसला हमारी आंखों से खुद हिंदी की बनावट को ओझल करता है। वो इस गलतफहमी को पैदा करता है कि आकाशवाणी दूरदर्शन की खड़ी बोली 60 करोड़ देशवासियों की मातृभाषा है, जो बिल्कुल नहीं है। जो भाषा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यह हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोगों की भाषा बिल्कुल नहीं है। हम सब अब भोजपुरी, मगही, अवधी, मेवाती, बागड़ी, मारवाड़ी, भीली, हाड़ौती, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली और ऐसी 3 दर्जन और भाषाओं को महज बोली कहने लग गए हैं। एक लिंग्विस्ट से किसी ने पूछा कि साहब ये डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क होता है, आप एक्सपर्ट हो बता दो। उसने कहा मैं एक्सपर्ट हूं, तुम्हें बता देता हूं। ए डायलेक्ट दैट हैज एन आर्मी एंड ए स्टेट इज लैंग्वेज। बस यही फर्क है। जिसके पास आर्मी और स्टेट हो जाता है वो लैंग्वेज बन जाती है, बाकी बोली रह जाती है। तो ये 36 हिंदी की हैं बोलियां, ये सबके साथ यही है। नतीजतन इन भाषाओं में उपलब्ध सांस्कृतिक धरोहर और रचनात्मकता का भंडार आज विलुप्त होने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है। अंग्रेजी के बोझ तले दबी हिंदी खुद इन भाषाओं को दबाने का औजार बन गई है। यही सास का रिश्ता, सौतेली मां का रिश्ता यही होता है। खुद सताई हुई है, दूसरों को सता रही है। राजभाषा बनने से हिंदी भाषा का कोई भला नहीं हुआ है। एक एनुअल सर्वे आता है असर करके कि गांव के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उनका लर्निंग आउटकम्स को एसेस करता है। साल दर साल खबर आती है कि हिंदी इलाकों के 5वीं क्लास में पढ़ने वाले आधे से ज्यादा बच्चे हिंदी की दूसरी क्लास का सिंपल पैरा नहीं पढ़ सकते। और पैरा वो क्या है, मैं और दीदी खेल रहे थे, बारिश आई, हम ऊपर छत पे गए, हम नहाए, फिर नीचे आए, माँ ने समोसा और चाय पिलाई। ये पैरा 5वीं क्लास का बच्चा हिंदी में नहीं पढ़ सकता इस देश का, जिसको हम राजभाषा कहते हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम लेते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि इन राज्यों से हिंदी माध्यम के बीए की डिग्रीधारी विद्यार्थी हिंदी व्याकरण तो छोड़ दीजिए, स्पेलिंग्स भी नहीं जानते हैं। आप किसी हिंदी वाले से कहिए आशीर्वाद लिख के दिखा दो, वो आशीर्वाद लिखेगा, आशीर्वाद नहीं लिखेगा। मतलब ये पंजाबी की मैं स्थिति नहीं जानता, लेकिन एलिमेंट्री स्पेलिंग्स नहीं आती किसी को। कोई 60 करोड़ लोगों की इस भाषा में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का अखबार नहीं। तो पंजाबी शब्द ज्यादा अच्छा है, चज का एक भी अखबार नहीं है। सच बात ये है। साहित्य की कुछ अच्छी पत्रिकाएं हैं,
लेकिन देश और दुनिया की विवेचना करने वाली एक पत्रिका हुआ करती थी हिंदी में, दिनमान। 30 साल पहले खत्म हो गई। कोई पत्रिका नहीं है जो कि देश और दुनिया सोच सकती हो। बचपन के गीले संस्मरण और अपने पहले रोमांस को याद करने के लिए हिंदी है, लेकिन देश, दुनिया और ट्रंप इस वक्त दुनिया के साथ क्या कर रहा है वो समझने के लिए मेरे पास हिंदी में कुछ नहीं है। हिंदी भाषी खुद हिंदी बोलने में झेंपते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं। हिंदी भाषी संभ्रांत परिवार अपने ड्राइंग रूम में हिंदी की पत्र पत्रिका को रखने में हेठी समझते हैं। पंजाबियों के बारे में जानता नहीं, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। शिवेंद्र वैसे काफी कुछ कह रहे थे। यह है उस महारानी की हकीकत जिसके वर्चस्व से सारा देश आतंकित है। तो घर में यह स्थिति है उसकी। हिंदी जगत में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है। हिंदी के लेखक दुनिया का उत्कृष्ट साहित्य रच रहे हैं, ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। क्रिएटिव राइटिंग में हिंदी में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है इस वक्त। टीवी समाचार के जगत में हिंदी चैनलों का बोलबाला है। क्रिकेट कमेंट्री के लिए दर्शक अब हिंदी पर निर्भर नहीं है, फिर भी हिंदी सबसे आगे है। विज्ञापनों की दुनिया में भी हिंदी बढ़ी है, चाहे रोमन लिपि में ही। लेकिन यह सब समाज और बाजार की देन है। सरकारी राजभाषा से इसका कोई लेना देना नहीं। दरअसल सरकारी राजभाषा की संस्कृतनिष्ठ शब्दावली हिंदी के स्वाभाविक विकास के रास्ते में अड़चन है। सच बात यह है कि वो राजभाषा वाली हिंदी जब मैं पढ़ता हूं, कई बार मुझे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है समझने के लिए कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है हिंदी में। ये राजभाषा है हमारी। राजभाषा से हिंदी को मिला है अन्य भारतीय भाषाओं से अलग आओ, अपनी समकक्ष और अपने से पुरानी और समृद्ध भाषाओं से सास जैसा व्यवहार करने की फूहड़ प्रवृत्ति। तमिल, कन्नड़ इतनी पुरानी भाषाएं हैं, इतनी रिच भाषा है कि अगर आप उन पर डंडा चलाने की कोशिश करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा आपको शुरू से पता होना चाहिए। जिन भाषाओं ने हिंदी का पोषण किया है उन्हें बोलियों का दर्जा देके उनसे सौतेला रिश्ता मिला है हमें। अंग्रेजी के सामने अलग अलग खड़े होके सांस्कृतिक स्वराज की लड़ाई हारने की मजबूरी मिली है हमें। यह वरदान नहीं है, श्राप है। दरअसल यह ढकोसला हिंदी के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। हिंदी के पल्ले और कुछ तो है नहीं, बस राजभाषा होने का एक खोखला अहंकार है। इसके चलते हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक खाई बनी रहती है। हमारा संविधान कहीं राष्ट्रभाषा शब्द का जिक्र नहीं करता, लेकिन अपने गुरूर में हिंदी वाले मान के चलते हैं कि उनकी भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा है। वो है मकान मालिक और बाकी सब किराएदार इस देश में। वे हिंदी को मकान मालिक समझते हैं, बाकी भाषाओं को किराएदार। हर गैर हिंदी भाषी को हिंदी स्कूल में हिंदी सीखनी पड़ती है, लेकिन हिंदी भाषी दक्षिण या पूर्व भारत की एक भी भाषा नहीं सीखते। आजकल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे काफी डिबेट हो रही है। हम सब भूल जाते हैं कि जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बना था उसमें क्लियरली लिखा गया था कि आप एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, नाम अलग थे लेकिन मोटे तौर पे ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी और इंग्लिश के साथ एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ेंगे, प्रेफरेबली ए साउथ इंडियन लैंग्वेज। ये लिखा हुआ है उस फॉर्मूले में, किसी ने लागू नहीं किया उसे। एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट ने एक भी साउथ इंडियन लैंग्वेज कभी नहीं सीखी। हिंदी इलाके ने सैबोटाज किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जिसका ठीकरा आज हम तमिलनाडु के सर पे फोड़ रहे हैं। सच बात है कि हमने सैबोटाज करना उसको शुरू किया। इसलिए जो सारी बहस है काफी अधूरी सी रहती है। इसके चलते अन्य भारतीय भाषाओं को बोलने वालों को हिंदी से चिढ़ होती है। और तो और आज हिंदी और उर्दू के बीच भी फांक बना दी गई है। इस झगड़े का फायदा उठा के अंग्रेजी का राज बदस्तूर चलता रहता है। क्या करना चाहिए उस पर मैं आऊंगा। 2-4 शब्द पंजाबी के बारे में जो मैं जानता हूं, गलती हो तो माफ कीजिएगा। पंजाबी के बारे में मैं उतना तफसील से नहीं जानता जितना आप सब, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अंग्रेजी के सामने पंजाबी की हैसियत भी हिंदी से कोई बेहतर नहीं है।
हालांकि किसी एक हिंदी इलाके से पंजाबी की स्थिति बेहतर है, जैसे हरियाणा। अभी चाय पीते वक्त मैं तुलना कर रहा था। अगर आप पत्रकारिता की स्थिति देखें, शिवेंद्र जी ने वैसे बहुत अच्छी बातें कही, खरी बातें कही, कड़वी बातें कही, मगर आप सहमत होंगे कि अगर आप हरियाणा और पंजाब की तुलना करें, आज भी पंजाब की पत्रकारिता में धार है, एक एंगल है। पंजाब की पत्रकारिता में आज भी एक अपनी अणख सी है, जो आपको हरियाणा में बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरे हिंदी प्रदेश में हालत खराब है। बिहार की पत्रकारिता में एक धार है जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। तो आज भी पंजाब कई मायनों में कुछ अलग अलग राज्यों से बेहतर है स्थिति। जैसी साहित्य की यहां पे चर्चा हो रही थी, पंजाब और हरियाणा में कोई साइज में फर्क नहीं है और रेस भी एसेंशियली तो वही है, लेकिन साहित्य की जिस तरह की बातें आज आप कर रहे थे, वैसी मैं हरियाणा में अगले 25 साल में हो जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। वैसी स्थिति नहीं है। पंजाबी में साहित्य निर्माण हो रहा है, कुछ अच्छी पत्रकारिता भी जिंदा है, जो मैंने खुद किसान आंदोलन के दौरान देखी, उससे पहले देखता हूं, बाद में भी देखता हूं। लेकिन मेरी जानकारी में पंजाबी में भी मौलिक ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है। देश, दुनिया और भविष्य की समझ बनाने का काम इंग्लिश में हो रहा है, पंजाबी में नहीं। मुझे देख के बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि पंजाबी भाषा का मिजाज और तेवर सत्ता के विरोध का रहा है। बाबा नानक, बाबा फरीद, बुल्ले शाह की रची इस भाषा में अन्याय और अन्यायी सत्ता का विरोध इसके संस्कार का हिस्सा है, इसकी बुनावट में है। पंजाबी वो भाषा है जो राज सत्ता और मजहब दोनों की हद को तोड़ती है। ऐसी बहुत कम भाषाएं दुनिया में, और कम से कम हिंदुस्तान में तो कोई नहीं, जो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री भी तोड़ती है और मजहबों की बाउंड्री भी तोड़ती है। इस लिहाज से आज देश पे जिस तरह का हमला है, राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में जो हो रहा है, धर्म के नाम पे इस देश में जो हो रहा है, उसकी काट पंजाबी बन सकती है। पंजाबी हिंदुस्तान को बचा सकती है, बशर्ते कि पंजाबी सबसे पहले अपने आप को बचा ले। जैसे मैंने बताया, मुझे दिल्ली में कोई पेरेंट्स नहीं मिलते जो अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, और मैं न जाने कितने पेरेंट्स को जानता हूं जो एक दूसरे से पंजाबी में बात करते हैं बच्चों से, हो सके तो इंग्लिश में, नहीं तो चलो हिंदी में ही बात कर लेते हैं। पंजाबी समाज अपनी पंजाबी विरासत से कट रहा है। पंजाबी का जो स्टीरियोटाइप है, खुद पंजाबी समाज उसमें कैद हो रहा है। पंजाबी का मतलब भंगड़ा, चुटकुले, पैसा और दिखावा। सक्सेस इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, ये अमेरिकन हुआ करती थी प्रोवर्ब। कई बार मैं देखता हूं, माफ कीजिएगा क्योंकि मैं अपने आप को एक मायने में पंजाबी इतना नजदीक महसूस करता हूं कि जो घर वाले जो बातें कह सकते हैं, कुछ वैसी बातें मैं कहने की जरूरत कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये अमेरिकन कल्चर का अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई वाहक है तो इस वक्त पंजाबी समाज है। सक्सेस इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। रह गए बुल्ले शाह, रह गए बाबा नानक, अब तो सक्सेस ही हमारा भगवान है। आज जैसे मैंने कहा, देश के सामने जो खतरा है उससे पंजाबियत हमें बचा सकती है, लेकिन तभी अगर पंजाबी खुद अपने आप को बचा सके, खुद अपनी विरासत से जुड़ सके, खुद जो गहराई है इस भाषा में, इस समाज में, इस संस्कार में, उसको दोबारा खंगाल सके। और आप सब लोगों से बात करते हुए थोड़ा आज हौसला मेरा बढ़ा कि हाँ, कुछ तो बचा है, कुछ तो कनेक्ट अभी भी बाकी है। ये चुनौती सिर्फ एक भाषा की नहीं है, इसका मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए पंजाबी और हिंदी को एक साथ खड़े होना होगा। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में दो चार बात कहना चाहता हूं, लेकिन एक जनरल बात पहले। हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, मगर हम अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते कि ये बहु अर्थ में बहुभाषी है। इट्स मल्टीलिंगुअल इन मल्टी डायमेंशंस। पहला कि हमारे देश में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे यूरोप में भी बोली जाती हैं कुल मिला के।
जैसे असम में बोली जाती हैं खूब सारी भाषाएं, वैसे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, मगर ये पहला अर्थ है, सबसे गहरा अर्थ ये नहीं है। दूसरा अर्थ ये है कि हमारी हर भाषा में बहुत भाषाएं हैं। मैंने हिंदी का गिनाया, पंजाबी में जब बॉर्डर के उस तरफ जाके आप सराइकी और पता नहीं क्या कुछ देखना शुरू करेंगे, हमारी हर भाषा में बहुत भाषाएं हैं। और तीसरा, इस देश के बहुसंख्यक लोग बहुभाषी, लोग खुद बहुभाषी ना। वो ऑफिशियल रजिस्टर में भले ही नहीं आएगा, गंगानगर का सेंसस आप करोगे तो आपको हिंदी और पंजाबी बताई जाएगी वहां पे। ये कोई नहीं बताएगा कि वहां का हर शख्स कम से कम 3 लैंग्वेजेस समझता है, बागड़ी समझता है, पंजाबी समझता है, और ये बोर्ड पे लिखी हुई हिंदी को भी समझता है। उसकी 3 लैंग्वेजेस हैं, जब ऑफिशियली कभी 3 नहीं बताई जाएंगी आपको। ये देश मल्टीलिंगुअल देश है, और उस मल्टीलिंगुअलिटी को बचाना, उसको आगे बढ़ाना हमारी एजुकेशन की, कल्चर की और स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, जो आज नहीं है। हर भाषा, हिंदुस्तान की हर भाषा इस बहुभाषीय दुनिया में रची बसी है। वो एक डब्बा है जिसके अंदर ड्रम में रंग है बहुभाषीय। हर भाषा उस रंग में रंगी हुई है। अपने अंदर और अपने बाहर इस बहुभाषीयता का सम्मान करेगी तो खुद आगे बढ़ेगी, देश को आगे बढ़ाएगी। हर भाषा अगर इससे कटेगी तो सिकुड़ेगी और देश का नुकसान करेगी। इस फॉर्मूले को मैं हिंदी में लगा के बताऊं तो हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा बन सकती है, बनी नहीं है, बन सकती है, बशर्ते कि वो खुद अपनी भाषाओं से जुड़े, बशर्ते वो अन्य भारतीय भाषाओं से सम्मान का रिश्ता बनाए, बशर्ते वो राजभाषा के इस झंझट से पिंड छुड़ा ले अपना। अगर हिंदी शुद्ध होने की कोशिश करेगी तो आम जनता से, विरासत से, आम जन से और विरासत से दूर हो जाएगी। लिंक नहीं, डी लिंक करने की लैंग्वेज बन जाएगी हिंदी, जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी। हिंदी सांप्रदायिकता का औजार बनेगी, बन रही है, कम्युनलिज्म का औजार बन रही है, और भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करेगी। तो हिंदी में बहुत पोटेंशियल है और उतना ही ज्यादा खतरा भी है। जैसे जैसे हिंदी सिकुड़ेगी वो इस देश में जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करेगी। पंजाबी, जैसा मैंने पहले भी कहा, हिंदुस्तानियत को बचा सकती है बशर्ते वो खुद बचे, बशर्ते वो अपनी विरासत से ना कटे। अगर पंजाबी इनसे अलग होके चलेगी, यानी कि अपनी विरासत से कटके और बाकी अपनी बहुभाषीयता से कटके, बाकी हिंदुस्तान की भाषाओं से कटके, अगर पंजाबी इनसे अलग होके चलेगी तो या तो सिर्फ चुटकुलों की या फिर अलगाव की भाषा बनेगी। इसमें कुछ इशारा है, लेकिन उस पर कभी बाद में हम बात कर सकते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? मेरी मान्यता है हिंदी की राजभाषा का दर्जा खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम 22 भाषाओं को इस देश की राजभाषा बना देना चाहिए। इस देश में एक भाषा कौन सी होगी, यह फिजूल सवाल है। इस सवाल को पूछना ही बंद कर देना चाहिए, उत्तर देना तो अलग है। राजभाषा प्रसार समितियों को भंग कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हिंदी की वकालत का काम महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, काका कालेलकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे गैर हिंदी भाषियों ने किया था। ये उन्हीं का काम है, उन्हीं को शोभा देता है, उन पे छोड़ दीजिए बस। उनकी इच्छा होगी कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। हिंदी प्रमोशन बंद कर दीजिए इस देश में। आप हिंदी को मजबूत कीजिए, हिंदी को अपने आप उसमें कुछ वजन दीजिए। सरकार इस ढकोसले को बंद करना नहीं चाहेगी। जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे होता है ना, क्योंकि 364 दिन मर्दों के हैं तो एक दिन औरतों को भी अलॉट कर रखा है। इसलिए अंग्रेजी वाले चाहते हैं कि एक हिंदी दिवस मनाया जाए ताकि बाकी 364 पे उनका कब्जा जारी रहे। मैं चाहता हूं इस ढकोसले को खत्म किया जाए। हिंदी दिवस खत्म होना चाहिए इस देश में। हिंदी के सच्चे प्रेमियों को हिंदी दिवस का बहिष्कार करना चाहिए। इसके बदले में 14 सितंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाना चाहिए।
इस अवसर पे सभी भारतीय भाषाओं को इकट्ठे जुट होकर अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं, बल्कि अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लेना चाहिए। अंग्रेजी भाषा से कोई गुरेज नहीं है, मैं पढ़ता हूं, सबको पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक दुनिया समझने का एक औजार भी है, एक यंत्र है हमारे हाथ में, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे हमें औपनिवेशिक गुलामी से मिला, लेकिन गुलामी का एक आधा फायदा अगर कोई है तो क्यों नहीं उठा ले, कर लो, वो अंग्रेजी सीख लो। लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से इंग्लिश मीडियम में बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाना, ये असभ्यता है। यहां पे काफी शिक्षाविद बैठे हैं, मैं इसको बार बार अंग्रेजी में कहता हूं, दिस इज पेडागॉजिक बारबैरिटी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया का कोई कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आदमी, दुनिया का कोई पेडागॉजी का एक्सपर्ट कभी नहीं कहता कि बच्चे को उस भाषा में शिक्षा दी जाए जो कि मां उससे नहीं बोलती है। और हमारे देश में, पंजाब का फिर मैं नहीं जानता, रूरल पंजाब में यही हालत होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे हरियाणा में मैं देखता हूं सुबह सुबह बच्चे टाई लगा के जाते हैं और माँ भैंस का दूध निकाल रही होती है, अलग होके अपने बच्चे को देखती है, जैसे फिल्मी स्टाइल होता है ना कि अब बच्चा एक दिन बस से उतरेगा और सीधा IAS अफसर बन के ही आएगा, ऐसे माँ उनको देखा करती है। और हकीकत यह है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें भेजने के लिए माँ 1500-2000 रुपए महीने का खर्च कर रही है, गांव के परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 1500-2000 रुपए देना, वो खर्च कर रही है। उस स्कूल में मां बाप को तो अंग्रेजी आती नहीं है, बच्चे को भी अंग्रेजी नहीं आती और टीचर को भी अंग्रेजी नहीं आती। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा ढकोसला और क्राइम एजुकेशन के नाम पे कहीं नहीं होता है। ये क्राइम है। क्या कर रहे हैं हम बच्चों के साथ? जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, बच्चे को नहीं आती, टीचर को नहीं आती, उसमें हम एजुकेशन दे रहे हैं। कोई दूसरा दुनिया में करेगा तो आप जाके पूछोगे, भाई साहब तबीयत तो ठीक है, जरा पानी पी लो, ठंडे दिमाग से सोचो। सारा मुल्क ये कर रहा है और इस देश के पढ़े लिखे लोग खड़े होके कह भी नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप इस मुल्क के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की हम कहानियां सुनते हैं जहां वहां के इंडिजिनस समाज के बच्चों को उनके मां बाप से अलग कर लिया जाता था ताकि उनको सिविलाइज किया जा सके। इन ऑस्ट्रेलिया वाले व्हाइट लोगों को लगता था कि बच्चों को मां बाप से अलग करके उनको सिविलाइज करेंगे हम। आज ऑस्ट्रेलिया उसके लिए माफी मांग रहा है अपने बच्चों से। क्या हम अपने बच्चों के साथ यही नहीं कर रहे हैं? वो बच्चा जो जाके उस सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्या इंग्लिश मीडियम होता है? टीचर किताब खोल देता है, क्योंकि अंग्रेजी तो बेचारे को ज्यादा आती नहीं है, हाथ तंग है अंग्रेजी में टीचर का भी। तो राइट क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज अकबर? अकबर वॉज ए ग्रेट, लिखो ध्यान से लिखो, अकबर वॉज WAS वॉज ए ग्रेट किंग, फुल स्टॉप। ये एजुकेशन है, ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। तो हम ये जो कर रहे हैं इसको कभी इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने साथ और ज्ञान के साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये देश पूरा। तो इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं हूं, किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूं। बच्चे को आप 15 भाषा सिखा लीजिए, 4-5 भाषा बच्चा आसानी से सीख लेता है। अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व है, ये जो हेजेमनी है, इसके खिलाफ अगर हम खड़े नहीं हो सकते, और इसके खिलाफ कोई एक भारतीय भाषा खड़ी नहीं हो सकती, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, सारी भारतीय भाषाएं मिलके खड़ी हो। UR अनंतमूर्ति, कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक, वो कहते थे भाषाज वर्सेस इंग्लिश। इस देश का असली डिवाइड ये है, और बार बार कोशिश होगी, जब भी ये सवाल उठेगा तब भारत की भाषाओं को एक दूसरे से लड़ाया जाएगा ताकि अंग्रेजी का राज इस देश में आराम से चलता रहे। आज के हालात से तो कहीं बेहतर होगा कि हम हिंदी भाषी खुद राजभाषा रूपी इस सिंहासन को हटाने की मांग करें। मतलब ये नहीं है कि हिंदी की जगह अंग्रेजी को राजभाषा बना दें, बल्कि 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की मांग करें, और गैर हिंदी इलाकों में हिंदी के प्रचार प्रसार के काम को छोड़ के पहले हम हिंदी क्षेत्र में हिंदी को संपन्न बनाएं, बच्चों को हिंदी लिखना सिखाएं। कोई स्पेलिंग नहीं लिखता ठीक से,
मतलब सचमुच मैं कहता हूं, ये सारे हिंदी इलाके के डॉक्टर, इंजीनियर, इनको आप ये कह दीजिए किसी एक लैंग्वेज में एक सफा लिख के दिखा दो, चलो इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, हम जिन पढ़े लिखे लोगों को पैदा कर रहे हैं उनमें से 90%, और डिग्री वालों की बात मैं कर रहा हूं, बीए, बीई, एमबीबीएस, इनमें से 90% लोग किसी भी एक लैंग्वेज में एक सफा नहीं लिख सकते, एक पेज नहीं लिख सकते। मैं चैलेंज करता हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये सब करने की बजाय हिंदी के प्रचार प्रसार को छोड़ के हम हिंदी क्षेत्र में हिंदी को संपन्न बनाएं, हिंदी भाषा को सरकार की बजाय समाज के हाथ में लौटा दें। इसका मतलब क्या होगा? ये करने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सास जैसा व्यवहार छोड़ के सखा भाव बनाना होगा। बहनें हैं ये सब भाषाएं, और तमिल और कन्नड़ा बहुत बड़ी बहनें हैं, हम सब बहुत उनकी छोटी बहनें हैं, साइज में बड़ी हो गई हैं लेकिन है तो छोटी। अगर हम हिंदी प्रदेश में हिंदी को मान सम्मान दिला पाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाषा का संघर्ष केवल विरोध और बहिष्कार से नहीं हो सकता, इसमें नव निर्माण सबसे जरूरी है। अंग्रेजी के वर्चस्व का विरोध का मतलब ये नहीं कि हम उठा के बायकॉट इंग्लिश और ये सब करें, इससे कुछ नहीं फायदा होगा। हमें अपनी भाषाओं को समृद्ध करना होगा। उसके 2-4 चीज कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पहला, जो मेरा आजकल का पैशन भी आजकल का नहीं 10-15 साल का है, बच्चों का लिटरेचर हम अपनी लैंग्वेजेस में बनाएं। हमने अपने दोनों बच्चों को हिंदी बांग्ला सिखानी शुरू की। हम सोच रहे थे हम बड़े फन्ने खाएं, हमने सिखाया भी पता नहीं मैंने कहां कहां से किताबें लाके की। उसके बाद हैरी पॉटर आ गया और हैरी पॉटर से मैं हार गया। सच बताता हूं आपको, मेरी हिंदी में कुछ नहीं था जो बच्चों को हैरी पॉटर जैसा चस्का लगा सके। एक दिन मैंने बच्चे को रात 12 बजे हमें जब बता के कि सो गया हूं, उसके बाद रात को 12 बजे रजाई के अंदर हैरी पॉटर लेके पढ़ रहा था। मुझे पता था मेरी हिंदी हार गई उस दिन। और ये बात मैं मजाक से भी कह सकता हूं, दुख से, बहुत गहरे दुख से कहता हूं, मेरी हिंदी हार गई। मेरी हिंदी के पास कुछ नहीं था जो 11-12 साल के बच्चे के हैरी पॉटर का चस्के का मुकाबला कर सके। आप सब लेखक हैं इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, बहुत बड़ी चैलेंज है बच्चों के लिए लिखना। और पता नहीं क्यों हिंदुस्तान का बड़ा लेखक समझता है कि बच्चों के लिए लिखना छोटा काम है। पता नहीं मेरे को इसका कोई मत, जैसे हमने सोच लिया कि प्राइमरी स्कूल जो सबसे लोअर लेवल का टीचर होगा वो प्राइमरी स्कूल पढ़ाएगा। जो सबसे बड़ा काम है उसको सबसे कम तनख्वाह हम देते हैं और उसको सबसे लोअर लेवल पे हमने रिड्यूस कर रखा है। तो बच्चों के लिए लिखना। दूसरा, हमें अंग्रेजी से दूसरी दुनिया की भाषाओं से बड़े लेवल पे ट्रांसलेशंस करने चाहिए। जापान ने जैसे किया था, कोरिया ने जैसे किया था। मेरा बस चले तो मैं 1 साल के लिए इस देश की सारी यूनिवर्सिटी बंद कर दूं और सारे टीचर्स को कहूं बस 1 साल में तुम अपने डिसिप्लिन की एक किताब को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ले आओ, और कोई काम नहीं है, तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ होगा, ये काम कर दो। क्यों नहीं कर सकते हम ये सब काम? अगर लोग कहते हैं मेडिसिन की स्टडी कैसे होगी, इसकी स्टडी कैसे होगी, मैं कहता हूं जापान वालों ने कैसे की। जापानी भाषा क्या है हमारे मुकाबले में? पंजाबी के मुकाबले में नहीं टिकेगी जापानी भाषा। जब वो कर सकते हैं पूरी दुनिया, जापान का बड़े से बड़ा प्रोफेसर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है। आज कम से कम 15 साल पहले जब मैं गया था, अंग्रेजी से नहीं सीखते, वो जापानी से सीख रहे हैं पूरी दुनिया को। ये हिंदुस्तानी दिमाग की गफलत है। हिंदुस्तानी दिमाग का आज भी कॉलोनियल गुलामियत है कि वो सोचता है कि मॉडर्निटी अंग्रेजी में आएगी। मॉडर्निटी कभी उधार की लैंग्वेज में नहीं आती। मॉडर्निटी आपकी अपनी लैंग्वेज से आती है, आपकी अपनी संस्कृति से आती है, जिस पे खड़े होकर आप पूरी दुनिया से सीखते हैं। तो अनुवाद करने का काम, पाठ्य पुस्तकें बनाने का काम, हमारी अपनी बोलियों को मानक भाषा में वापस लाने का काम। पंजाबी में कितना बड़ा काम है मैं नहीं जानता, हिंदी में बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जब तक कम से कम 10 तरह की हिंदी नहीं बनेंगी इस देश में, तब तक हिंदी एक अच्छी भाषा नहीं बन सकती। हैदराबाद की हिंदी हमारी हिंदी से बहुत अलग होगी ही होगी, और उसको ठीक करने की बजाय हम अपने आप को ठीक कर लें और उसको मानना शुरू कर दें कि वो हिंदी है।
और इसी तरह से बाकी बोलियों से संबंध आज पता नहीं कितना हो रहा है। मैंने UR अनंतमूर्ति को हिंदी में पढ़ा, मैंने ताराशंकर बंदोपाध्याय को हिंदी में पढ़ा, मैंने करतार सिंह दुग्गल को हिंदी में पढ़ा। पंजाबी पढ़ सकता था लेकिन फ्लो नहीं था, हिंदी में पढ़ने में आसानी थी। एक जमाना था जब पूरे देश के सब पाठकों को हम अपनी लैंग्वेज में, लेखकों को पढ़ सकते थे। क्या आज हम वो कर रहे हैं? क्या इस किताब को हम हिंदी में लेके आएंगे ताकि हिंदी का पाठक समझ सके क्या हो रहा है? भाषा की लड़ाई इस देश के स्वराज की सबसे बड़ी लड़ाई है। स्वराज पिछले 100 साल का सबसे बड़ा विचार है। और स्वराज का मतलब ये नहीं कि आप अपने ही छत पे खड़े होकर अपने आप को विश्व गुरु कहना शुरू कर दें। इससे ज्यादा फूहड़ और सस्ती बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। दुनिया विश्व गुरु छोड़िए, गुरु भी कोई और कहता है तब आप बनते हैं। जो अपने आप अपनी छत पे खड़ा होकर अपने आप को गुरु कहता है, दुनिया उस पे हंसती है और कुछ नहीं होता। स्वराज की लड़ाई, वैचारिक स्वराज की लड़ाई इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है। और वो लड़ाई की शुरुआत शब्द से होगी, शब्द से, भाषा से। वो लड़ाई जिसकी शुरुआत आप सब लोगों ने यहां की है, वो लड़ाई जिसके एक पड़ाव के रूप में आज हमने इन पुरस्कारों को देखा। जब वो दोनों की छवि हमें नीचे देखती है, वो हमें याद दिलाती है कि एक बहुत लंबी लड़ाई है जिसमें हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। शुक्रिया।